तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका A4 अर्जुन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने चंद वंश को फिनिश कर दिया था और चंद वंश खत्म होने के बाद जो भी वंश हम पढ़ते हैं, चंद, पवार, गोरखा, अंग्रेज, जब भी हम पढ़ेंगे या इससे पहले आपने मुझसे पौरव वंश पढ़ा था या कत्यूरी पढ़ा था, तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो चीज़ होती है प्रशासन। तो हमको कोई भी वंश पढ़ने के बाद एक और टॉपिक, एक और चीज़ पढ़नी पड़ती है और वो चीज़ क्या है? प्रशासन। तो जो भी वंश हम पढ़ेंगे उसके बाद उसका प्रशासन, उसका शासन हमें पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी उसके शासनकाल में इस्तेमाल की जाती थी, क्या क्या शब्दावली उसके शासनकाल में इस्तेमाल की जाती थी। और ख़ासकर हम चंद और गोरखाओं की बात करेंगे तो इनके शासनकाल में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो टॉपिक है इनके द्वारा लगाए जाने वाले कर। तो ये ऐसे दो टॉपिक है चंद वंश के बिहाफ पे कि जहाँ से बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए, देखने के लिए एग्जाम में हमें मिलते हैं। जबकि ये दोनों, प्रशासन भी और ये कर वाला टॉपिक भी, पर चंदों के लिए, पवारों के लिए, गोरखाओं के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बट जितनी इंपॉर्टेंस इनकी चंद वंश में, इतनी इंपॉर्टेंस और कहीं नहीं है। तो चंद वंश हमारा खत्म हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चंद वंश याद किया होगा, आपको वो चंद वंश याद भी होगा। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं आप उनको याद कर रहे होंगे। ठीक है। बाकी अभी क्या होगा कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो मैं चंदवंश कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद गढ़वा उत्तराखंड की वीडियो रुक जाएगी। उसके बाद आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और हिंदी का कोई भी एक टॉपिक जो चल रहा है हमारा सिलेबस में वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो 2-3 वीडियो लगातार हिंदी की आएगी। उसके बाद जीएस हमारा तीसरा चीज़ चल रहा है जिसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी के 4 भाग कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको 5वां भाग और फिर 5वां भाग की लगातार 2-3 वीडियो आएगी और फिर कंप्लीट होगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि रोज़ वीडियो डालो सब्जेक्ट के, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और इस मंथ तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा क्योंकि मैं भी यूट्यूब में थोड़ा सा नया हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ चीज़ें कैसे कैसे चीज़ें चलेगी आगे। तो आने वाले समय में आपको एक दिन में 2-2 वीडियो भी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी आफ्टर अक्टूबर, क्योंकि ये वाला मंथ मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। दैट्स वाई कि मैं भी वीडियो भी प्रॉपरली बना नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बात बताई है कि चंद वंश खत्म होने के बाद आप पवार वंश की डिमांड ना करें। आपको 2-3 वीडियो आपको लगातार हिंदी की देखने के लिए मिलेगी जिसमें हिंदी का हम नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हिंदी में भी एक टॉपिक वर्णमाला पूरा कंप्लीट है। फिर हम देखेंगे पॉलिटी का भाग 5, क्योंकि 4 भाग कंप्लीट हो गए हैं तो 5 भाग हम पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हम वापस उत्तराखंड के पवार वंश पे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोसेस। तो हमारे पास हेडिंग लिखी है चंदों का प्रशासन, और चंदों का प्रशासन क्या होगा, कैसा होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से समझोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वंश का प्रशासन। तो चंदों में प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी, तो चंदों में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, तो चंद प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, चंद प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी आपके पास? तो वो थी आपके पास राज्य। जैसे वर्तमान में मैं देखूं तो वर्तमान में हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है? देश। देश के बाद हमारे देश में क्या होता है भाई जी? हमारे देश में क्या होता है मेरे बच्चों? राज्य। राज्य के बाद क्या होता है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ राज्य बटा होता है जिलों में। जिलों के बाद क्या होता है? राज्य भी जिलों में नहीं बटा होता है, राज्य बटा होता है मंडल में। मंडल बटा होता है जिलों में, जिले बटे होते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक बटे होते हैं गाँव में। ऐसे धीरे धीरे करके हमारा प्रशासन चलता है वर्तमान में। मगर चंदों के शासनकाल में क्या चलता था वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा और अगर आपसे पूछागा चंदों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी और ऑप्शन में आएगा देश, तो आप देश ही कर दोगे, जबकि नहीं थी। चंदों की प्रशासन की सबसे बड़ी यूनिट का नाम क्या है? राज्य। और इस राज्य का जो मुखिया होता था, इस राज्य का जो मुखिया होता था, इस राज्य का जो मुखिया होता था, तो सबसे बड़ा क्या होना था? राजा होता था। उसके बाद राज्य बटे होते थे मंडल में, अब मंडल बटे होते देश में, और देश बटे होते थे परगने में। देश बटे होते थे परगने में। और कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा चंद प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट, चंद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई तो आपने क्या देखा? सबसे बड़ी इकाई आपने देखा था अभी प्यारे बच्चों राज्य, और सबसे छोटी यूनिट बोलेगा तो परगना। एग्जाम में किताब की दृष्टि से, अदरवाइज देखेंगे तो सबसे छोटी यूनिट तो गांव है, बट किताबों में किसका मेंशन किया गया? परगना। और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आगे के लिए, यहां तक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आपको 4 दिए जाएंगे, राज्य, मंडल, देश, परगना, इनको लाइन से लगाना। तो सबसे बड़ा राज्य, राज्य बटाता मंडल में, मंडल बटाता देश में, देश बटाता परगनों में। आप देश को बड़ा ना कर दीजिएगा, देश वर्तमान में बड़ा है, दैट टाइम देश बड़ा नहीं था। दैट टाइम सबसे बड़ी यूनिट क्या थी? राज्य। सबसे छोटी यूनिट क्या थी? परगना। अब इस परगना को प्लीज़ समझिएगा, इस परगना को प्लीज़
पढ़िएगा क्या मुद्दा है क्या नहीं है। इस परगना का हमसे पूछा जाता है मुखिया कौन था। कोई ना कोई तो सीनियर रहा होगा परगना का मुखिया। तो परगना के दो मुखिया थे। जैसे राज्य है, अभी वर्तमान में जिला है, तो हमारे जिले में क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है जो अधिकारी होता है सबसे बड़ा डीएम, और एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है सेना का। तो दैट टाइम में ऐसे था, सर्वोच्च अधिकारी अलग था और सर्वोच्च पुलिस अधिकारी अलग था। तो परगना में दो क्वेश्चन आते हैं, मुखिया कौन से पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आएगा परगना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, सर्वोच्च अधिकारी मतलब परगना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, तो दैट टाइम परगना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, सीकदार। जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, जिन्होंने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। जैसे अभी जिले में सबसे बड़ा डीएम होता है, मगर डीएम तो पुलिस का काम नहीं कर रहा है, तो पुलिस के लिए आईपीएस होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले का सबसे बड़ा होता है। तो वही, तो इधर जो सर्वोच्च अधिकारी था परगने का, तो सर्वोच्च सैनिक अधिकारी। तो सर्वोच्च सैनिक अधिकारी क्या होता था, तो आपने ये चीज़ पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, अब मैंने भी आपको पढ़ाया है। उसका नाम क्या होता था, बख्शी। उसका नाम क्या होता था, बख्शी, जिसके लिए सेनापति या कमांडर वाली टर्मिनोलॉजी भी देखने के लिए मिलती है। तो हमें क्या पता चला, परगना छोटी इकाई है, परगना के मुखिया कौन था, सर्वोच्च अधिकारी एक सीकदार होता था, और अगर सैनिक अधिकारी बोलेगा तो बख्शी होता था। जिसके लिए बख्शी के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा वर्ड यूज है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो बड़ा वर्ड है सेनापति। पंवार वंश में सेनापति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो पंवार वंश में सेनापति के लिए बख्शी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये वाला पॉइंट आप समझ लीजिएगा। इसके बाद था गर्खे। मैंने आपको चंद्रवंश पढ़ाया भी है, और चंद्रवंश में अगर आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाके आप उस वाले राजा को पढ़िए जहाँ पे आपने आपको लक्ष्मीचंद पढ़ाया था। लक्ष्मीचंद का एक भाई था शक्ति गोसाई, और शक्ति गोसाई ने नए नए पद बनाए थे। तो वो पद मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने ये भी आपसे पूछा था, उसी टाइम बताया था। तो परगने बटे होते थे गर्खे में, और कभी क्वेश्चन आएगा गर्खे का मुखिया कौन था, तो जो गर्खे का मुखिया होता था उसे कहा जाता था नेगी। गर्खे के मुखिया को क्या कहते थे, नेगी। नेगी चंद्रवंश में छोटे सैनिकों के लिए भी कहा गया है, मगर नेगी छोटे सैनिकों के लिए कहाँ पे कहा गया है, आपको पढ़ाया है लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद को खोल के दोबारा नोट्स को खोलिएगा, प्लेलिस्ट को खोलिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चंद्रवंश में दो नेगी आते हैं, एक तो गर्खे का मालिक को भी क्या कहते हैं, नेगी, और एक छोटे सैनिकों को भी कहते हैं नेगी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लक्ष्मीचंद। लास्ट आता है गांव। गांव को समझने के लिए गर्खों से भी छोटे क्या होते थे, गांव होते थे। तो गांव में हमको तीन क्या दिखते हैं, ऑफिसर दिखते हैं। मगर इन तीन ऑफिसरों से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गांव में भी कोई मुखिया था, कोई सीनियर था। तो गांव में जो मुखिया होता था उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, और वो क्या था, आपने चंद्रवंश में पढ़ा है मुझसे ही, उनको बोला था सयाना या बूढ़ा। पहले यहां तक समझो आप। चंद्रवंश का प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई राज्य बटे थे मेरे दोस्तों मंडल में। मंडल किस में बटे थे, देश में। देश किस में बटे थे, परगना में। परगना से छोटा होता था गर्खे, और गर्खे से छोटा होता था गांव। इन दोनों के बारे में कोई डिटेल बुक में आपको मिलती नहीं है। अगर आप मिलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि क्या डिटेल मिलती है, क्या चीज़ें मिलती है इनके बारे में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ें तो परगना का सबसे छोटी इकाई थी परगना का मुखिया सर्वोच्च अधिकारी सीकदार, और परगना का मुखिया सैनिक अधिकारी बख्शी के लिए क्या बोला जाता था, सेनापति। उसके बाद था गर्खे का मुखिया क्या कहलाता था, नेगी। उसके बाद था गांव, और गांव का मुखिया क्या कहलाता था, सयाना और बूढ़ा। तो क्वेश्चन आएगा चंद्रवंश में गांव के मुखिया को क्या कहते थे, सयाना या बूढ़ा। गर्खे के मुखिया को क्या कहते थे, नेगी। परगने के मुखिया को क्या कहते थे, सीकदार। मगर बोलेगा सैनिक मुखिया कौन होता था, तो बख्शी। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनका ऑर्डर याद करेगा, राज्य मंडल देश परगना, राज्य मंडल देश परगना, गर्खे गांव। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा वो थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। हमको एक खाली स्लाइड चाहिए होगी ये। इसके लिए हम देखते हैं, हमने पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, वो पढ़ा था गांव, और गांव के मुखिया को आपने बोला, क्या बोल रहे हो आप, सयाना, या इसके लिए क्या बोला जा रहा था, बूढ़ा। बट मैं कह रहा हूं इस गांव में
अलग अलग अधिकारी होते थे। इस गांव में राज करने के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे। इन अधिकारियों का नाम है कोटाल, एक का नाम है प्रधान और एक का नाम है प्रहरी। एक का नाम है प्रहरी। ये प्रधान वाला पॉइंट आप रेंजर का पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे पूछा भी जा चुका है। तो कोटाल क्या थे? अभी उत्तराखंड में एक भर्ती आई थी लेखा परीक्षक की, तो ये वही थे लगान का लेखा जोखा रखने वाले। लगान का लेखा जोखा रखने वाले मतलब राजा को कितना टैक्स आप दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे हो, पिछली बार कितना दिया था, अब की बार कितना देता, ये लेखक थे, लिखते थे, रजिस्टर बना के रखते थे कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, क्या दे रहा है, कब दे रहा है, कितने रुपए दिया, कितना अनाज दिया, कि दे रहे कि नहीं दे रहे। तो इसका हिसाब किताब कौन रखता था? कोटाल। उसके बाद प्रधान क्या था? पहला पॉइंट, प्रधान का पद क्या होता था? आनुवांशिक होता था। प्रधान का पद कैसा होता था? आनुवांशिक होता था। ठीक है, जैसे मेरा गांव है पौड़ी गढ़वाल में, अमलेसा गांव, जयरीखाल ब्लॉक में, तो उस गांव में भी अभी भी प्रधान होते हैं। मतलब अब ये ऐसा काम नहीं करते टैक्स कलेक्ट करने का, मगर कभी न कभी उनकी फैमिली वाले रहे होंगे चंद्रवंश या पंवार वंश या अंग्रेजों के टाइम पे प्रधान के पद पर, जो कि टैक्स वसूलते थे। अभी तो नहीं वसूलते ना, मगर उनकी फैमिली में जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है उनको हम प्रधान ही कहते हैं अभी भी। तो यहाँ पे क्या है? आनुवांशिक पद था प्रधान, और ये क्या करता था? राजस्व वसूली करते थे। ये क्या करते थे? राजस्व वसूली। ये राजस्व वसूली टैक्स कलेक्ट करते थे। तो कितना कर रहे, कितना ले रहे, कितना दे रहे, कितना राजा को पहुंचा रहे, इस सारे का हिसाब किताब कौन रखता था? कोटाल। और उसके बाद है प्रहरी। तो प्रहरी क्या करता था? गांव की सुरक्षा। तो ये क्या करता था? गांव की सुरक्षा करता था। मतलब गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो ग्राम प्रहरी होता है, वर्तमान में भी होता है ग्राम प्रहरी, हमारे गांव में तो है। पटवारी को रिपोर्ट देता है, तो गांव में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो यही रिपोर्ट को देखते हैं कि गांव में लड़ाई झगड़ा शुरू किसने किया, खत्म किसने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सारी डिटेल इसी के पास होती, ग्राम प्रहरी के पास। तो हमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों? प्लीज समझिएगा। राज्य, राज्य के बाद मंडल, मंडल के बाद देश, के बाद परगना। परगना की सबसे छोटी इकाई थी, सर्वोच्च अधिकारी सीकदार, सैनिक मुखिया बख्शी सेनापति, गरखे का मुखिया नेगी, गांव का मुखिया सयाना बूढ़ा। तो सयाना बूढ़ा के अंडर में कौन काम करता था? ये काम करता था प्रधान। प्रधान राजस्व वसूल करता था, जितना उसने राजस्व वसूल किया उसका हिसाब किताब लिखाई पढ़ाई करने वाला काम कौन करता था? तो यही करता था कोटाल। उसके बाद एक और होता था ग्राम प्रहरी। गांव में लड़ाई झगड़े के मामले या गांव की सुरक्षा कौन देखता था? ग्राम प्रहरी। प्रहरी मतलब सुरक्षा करने वाला, सिक्योरिटी गार्ड। तो ये था चंद्रवंश का प्रशासन। चंद्रवंश के प्रशासन के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपने तैयारी करी है तो आपको तो ये सारा याद होगा, बट अगर आप नए बच्चे हो खासकर तो आप प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा। चंदों का टैक्स। तो चंदों द्वारा कर लगाए जाते थे। पहला है साहू और रंगताली कर। तो चंदों द्वारा जो एक कर लगाया जाता था, टैक्स लिया जाता था, किस पे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था लेखकों पे। अगर आप चंद्रवंश में लेखक होते तो लेखकों पर भी एक टैक्स लगता था, और उस टैक्स का नाम था, बोर्ड पे लिखा है, साहू और रंगताली कर। किस पे लगता था? लेखकों पे लगता था। इसके लिए एक और कट है जिसका नाम है कटक कर, और ये कटक कर लिया जाता था सेना के लिए लिया जाने वाला कर। अगर आप सेना में भर्ती हो रहे हो तो राजा आपको सैलरी तो देगा, मगर राजा सैलरी कहाँ से देगा भाई? तो वो जनता से टैक्स लेता था कि सेना के लिए क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। जैसे वर्तमान में हम भी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। भारत सरकार का पैसा क्या है? हमारा ही तो टैक्स है। हम टैक्स देते हैं, जीएसटी के रूप में टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देते हैं। बाकी इकोनॉमिक में पढ़ोगे दुनिया भर के कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर होते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कर होते हैं, कुछ हम डायरेक्ट देते हैं, कुछ हम इनडायरेक्ट देते हैं। तो वही सरकार का पैसा है। राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा के पास पैसा कहाँ से आ रहा? जनता से तो लिया जाता था, अभी भी जनता से लिया जाता है, उस समय भी जनता से लिया जाता था। तो सेना के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, सेना के लिए एक प्रकार का कर लिया जाता था, और वो कर कौन सा है? कटक। बेकर क्या है? तो बेकर लिया जाता अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। तो आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा अनाज हो रहा है, तो आप तब भी क्या देते थे? राजा को कर देते थे। तो अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? बेकर। आप इसको याद करिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। खैनी खपीलनी कर। खैनी खपीलनी कर लगता था कुली बेगार पर।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुली बेगार पर कौन सा वाला कर लगता था? तो कुली बेगार पर खैनी खपेली कर लगता था। कुली बेगार पर मतलब क्या है? कुली बेगार का मतलब क्या है कि बिना सैलरी का, बिना पैसों का काम करना। तो हमको राजा महाराजाओं का काम करना पड़ता था विदाउट सैलरी। अगर मैं हूं, अब मैं राजा की मदद नहीं कर रहा हूं या राजा का बोझा नहीं ढो रहा हूं या कुछ भी सरकारी काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझे पैसे देने पड़ते थे कि मैं नहीं कर रहा भाई, बदले में पैसे ले रहे, मैं आपकी नौकरी नहीं कर रहा हूं। तो खैनी खपेनी कर कुली बेगार पे लगता था। इसी के साथ अगर आपको याद करना है तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा चलती थी। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले समय में हम उसे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लिख सकते हैं कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? 13-14 जनवरी को हुआ था। और 13-14 जनवरी को कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और अगर कहाँ हुआ था तो कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ था उत्तरायणी मेले में हुआ था। उत्तरायणी का मेला कहाँ लगता है? तो उत्तरायणी का मेला कहाँ लगता है आपका? उत्तरायणी का मेला लगता है आपका बागेश्वर में। उत्तरायणी मेला लगता है आपका बागेश्वर में। अगर बोलेंगे कुली बेगार प्रथा का अंत किस नदी के तट पे हुआ था? तो कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था सरयू नदी के तट पे। अगर बोलेंगे सरयू नदी की लंबाई कितनी है? तो 146 किलोमीटर है। और अगर बोलेंगे सरयू नदी निकलती कहाँ से है? तो सरयू नदी निकलती है सरमूल ग्लेशियर से। और सरमूल ग्लेशियर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में आएगा झुंडी। झुंडी नामक जगह से सरयू नदी निकलती है। हमने पढ़ा चंदवंश। चंदवंश में एक कर लगता है खैनी खपेलनी कर। खैनी खपेलनी कर किस पे लगता है? कुली बेगार पे लगता है। कुली बेगार भारत में, उत्तराखंड में था। और उत्तराखंड में कुली बेगार का स्पेशल टॉपिक आएगा, हम उसको पढ़ेंगे, पूरी एक क्लास लगेगी उस पर आने वाले समय में, जहाँ पे उसका लॉजिक बनेगा, जहाँ पे उसका सीक्वेंस आएगा, वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तो हम चंदवंश पढ़ रहे हैं। बट कुली बेगार का अंत उत्तराखंड में हुआ। तो कुली बेगार का अंत कब हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को हुआ था। कुली बेगार प्रथा का अंत किस मेले में हुआ? उत्तरायणी मेले में हुआ। उत्तरायणी मेला लगता कहाँ है? बागेश्वर में लगता है। किस नदी के तट पे लगता है? सरयू नदी के तट पे लगता है। सरयू नदी की लंबाई कितनी है? 146 किलोमीटर है। और सरयू नदी निकलती कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है? सरमूल ग्लेशियर से। इन द केस सरयूमूल ग्लेशियर आपका ऑप्शन में नहीं है, तो देन व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी झुंडी। तो झुंडी नामक जगह से सरयू नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कनक। कनक किसका पर्यायवाची होता है? हिंदी में पढ़ा होगा। तो कनक होता है सोने का पर्यायवाची। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, यमक अलंकार। तो एक कनक अर्थ क्या होता है? सोना। और एक कनक अर्थ होता है धतूरा। तो कनक कर किस पे लगता था? ये लगता था सोका व्यापारियों पे। सोका जनजाति आपने पढ़ी होगी। सोका जनजाति के जो व्यापारी थे, सोका व्यापारियों पर लगता था। और ये सोका व्यापारी भी अगर व्यापार करते थे तो किसका करते थे? स्वर्ण धूल। तो किसके रूप में लगता था? स्वर्ण धूल के रूप में लगता था। मतलब चंदवंश के टाइम पे क्या बोलते, सोका जनजाति के लोग स्वर्ण धूल का व्यापार करते थे, सोने का व्यापार करते थे। तो उन्हीं सोने के व्यापारियों पर स्वर्ण धूल के रूप में कनक कर लगाया जाता था। स्वर्ण धूल सोने का व्यापार उत्तराखंड में कैसे ही कर सकते हैं, मगर हम किताबों में पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की नदियों में, उत्तराखंड की रेत की नदियों की बालू में सोने जैसे चमकीली चमकीली मिट्टी देखने के लिए मिलती है। तो बोला भी जाता है कि उसे सोना कहते हैं। तो सोने की जैसे जो चमकीली चमकीली मिट्टी देखी जाती है, तो सोका जनजाति के लोग उसी चमकीली मिट्टी को कलेक्ट करते थे और उसी मिट्टी से आभूषण या कुछ गहने टाइप के बनाते थे। तो वो स्वर्ण धूल कहलाती थी। अदरवाइज उत्तराखंड में कहाँ सोना है? नदियों में, वो भी। तो जो बालू होती थी, रेत होती थी, इसमें सोने के अंश देखने के लिए मिलते थे, या वो रेत सोने के जैसे चमकती थी। तो उसी का बिजनेस करते थे सोका जनजाति के लोग। तो सोका व्यापारी उसका बिजनेस करते थे, तो वही स्वर्ण धूल के रूप में उनसे वो सोना ले लिया जाता था। किस कर के रूप में? कनक कर के रूप में। तो क्वेश्चन आएगा कनक कर किस पे लगता था? सोका जनजाति पे। और किस व्यापार के लिए लगता था? सोने के व्यापार के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना होगा। तो अजय रावत में देखने के लिए भी मिलता है कि कुमाऊं की पनार नदी में, कुमाऊं में एक नदी है पनार नदी में, इसमें क्या पाया जाता था? स्वर्ण धूल पाया जाता था। ठीक है। बाकी कोटद्वार के हैं हम लोग तो कोटद्वार में भी एक नदी है सोना नदी, जिसके नाम से सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उसकी बालू में भी स्वर्ण धूल पाए जाते थे कभी, तभी उसका नाम सोना नदी पड़ा। और उत्तराखंड में एक सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कोटद्वार में ही है। तो ध्यान रखिएगा आप क्या क्या है क्या क्या नहीं है। उसके बाद एक लास्ट कर रखा है बाजनिया। तो बाजनिया कर किस पे लगता था? तो बाजनिया कर लगता था नृत्यांगनाओं पर। नृत्यांगनाओं पर बाजनिया कर लगता था नृत्यांगनाओं पर। नृत्यांगना किसे बोलेंगे? डांसर को बोलेंगे।
तो बैंड बाजा बारात, तो बैंड बाजा बजेगा तो बाजा से आप डांसर याद कर सकते हो, नृत्यांगना। तो दैट टाइम नृत्यांगना, अगर आप डांस कर रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो तो आप टैक्स दोगे। राजा का सिंपल सा लॉजिक था। जैसे आजकल है, हम जितना ज़्यादा रुपए कमाएगा उतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो उस समय भी यही था, जो जितना ज़्यादा रुपए कमाएगा राजा को उतना ज़्यादा रुपए देगा। तो बाजनिया कर किस पे लगता था? बाजनिया कर लगता था आपका नृत्यांगनाओं पर, डांसरों पर। आगे बढ़ते हैं, सिरती कर। सिरती कर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सिरती कर को किसने लगाया था? तो सिरती कर को बाज बहादुर चंद ने लगाया था। सिरती कर को बाज बहादुर चंद ने लगाया था, और ये भी लगता था भोटिया व्यापारियों पर। अगर आप भोटिया जनजाति के व्यापारी हो तो आप पर एक कर लगता था, और भोटिया व्यापारियों पर एक कर लगाया जाता था। उस कर का नाम क्या था? सिरती। इससे पहले 100 का व्यापारियों पर कर लग रहा था, और उसका नाम क्या था? कनक। उसके बाद है जूलिया और सांगा कर। तो जूलिया और सांगा कर लगता था पुलों पर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे याद करिएगा। अभी भी उत्तराखंड के बीहड़ वाले एरिया या उत्तराखंड का जो पिछड़े एरिया है जहाँ जनसंख्या कम है, तो वो नदियों को पार करने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं, या एक टोकरी जैसी होती रस्सी में लटक के वो चले जाते हैं, ट्रॉली टाइप का। वहाँ सरकार ने डेवलप नहीं किया, पुल नहीं बनाया है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। तो बोलने का मतलब यह है कि पहले के ज़माने भी नदी रोले ऐसे ही पार किए जाते थे, ट्रॉली में लटक लटक के। तो जो ट्रॉली लटक लटक के वो जो रस्सी नदियों को पार करने के लिए जिसने लगाई है वो पैसा लेता था। या तो भाई नदी तैर के जा, अपने खतरे को भाप के जा, मगर अगर तुझे पुल के रास्ते जाना है या रस्सी के रास्ते जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो पुलों पर कौन सा कर लगता था? जूलिया कर या सांगा कर। सांगा बोले तो सांगल। सांगल किसे बोला जाता है? चैन को, मोटी चैन को सांगल बोला जाता है। गढ़वाली कुमाऊनी में तो भगवान जाने। तो वही जूलिया और सांगा कर किस पे लगता था? पुलों पे। उसके बाद है शूक। शूक कर इंपॉर्टेंट है। शूक कर किस पे लगता था? राज सेवकों को उपहार के लिए लिया जाने वाला कर। राज सेवकों के लिए उपहार हेतु लिया जाने वाला कर। उपहार हेतु लिया जाने वाला कर। राज सेवक बोले तो राजा के जो सेवक होते थे, दास और दासियां होती थी, राजा का जो हेल्प करने वाले होते थे, रानी का जो हेल्प करने वाले होते थे, उन राज सेवकों को उपहार देना था। उन राज सेवकों को भी अगर गिफ्ट देना है तो राजा अपने कोष से नहीं देता था, राजा अपने पैसे से नहीं देता था। राजा पहले जनता से टैक्स लेता है कि मैंने अपने नौकर को भाई वो देना है, क्या उपहार देना है, तो उससे भी टैक्स, उसके लिए भी टैक्स लिया जाता था। तो राज सेवकों के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? शूक कर। उसके बाद रौलिया देवल्या। राजमहल की पूजा हेतु। देखो राजा कैसे कैसे कर लगा लेते थे यार। राजा महाराजाओं के टाइम पे बहुत बुरा हाल था। हमने पढ़ाया भी था ना आपको लक्ष्मीचंद के शासनकाल में तो इतना बुरा हाल था कि लोग छतों में साग सब्जी उगाने लग गए थे राजा के डर के मारे। तो यहाँ पे क्या है? रौलिया देवल्या का लगता था राजमहल में अगर राजा रानी को पूजा करा रहे हैं और राजा रानी पूजा अर्चना कराएंगे तो बड़ा महोत्सव होगा और उस महोत्सव में बड़ा खर्चा आएगा। तो राजा अगर पूजा पाठ भी करवा रहा है ना तो पहले राजा टैक्स लेता था जनता से कि भाई सोमवार से बृहस्पतिवार तक सितंबर में 13 तारीख से 18 तारीख तक मेरे यहाँ पूजा है, भंडारा है, प्रोग्राम है, तो उस पूजा के लिए पैसा लगेगा, तो आप टैक्स दो। तो राजा अगर पूजा पाठ भी करा रहा है ना, बताओ, तो राजा अगर पूजा पाठ भी करा रहा है या राज परिवार में कोई पूजा पाठ भी हो रही है तो उसके लिए भी टैक्स लगता था, और उस टैक्स का नाम क्या है? रौलिया देवल्या। मांगा कर। आवश्यकता पड़ने पर या इमरजेंसी पड़ने पर। आवश्यकता पड़ने पर लगने वाला कर, इमरजेंसी पड़ने पर लगने वाला कर। और मैंने आपको पढ़ाया होगा चंदवंश में एक राजा, उस राजा का नाम था मोहन चंद। मोहन चंद जब दोबारा कुमाऊं की गद्दी पे बैठा, एकमात्र ऐसा राजा मैंने आपको पढ़ाया है मोहन चंद है जो दो बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब ये दूसरी बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने गया, क्या क्या उस समय का सिनेरियो था, मैंने चंदवंश की अंतिम क्लास में वो आपको पढ़ाया है, आप इससे पहले वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। तो मोहन चंद जब कुमाऊं की गद्दी पे दोबारा आया तो प्रद्युमन शाह तो सारा पैसा लेके भाग चुका था अपने गढ़वाल में। तो मोहन चंद को राजा बनना तो उसको दोबारा आवश्यकता पड़ी, राजमहल में कुछ तो पैसा होना चाहिए, क्या पड़ गई उसे? इमरजेंसी। और आजकल के लिहाज से बोलूँ ना, वर्तमान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम लिहाज से, तो हमारे संविधान में लगता है ना वित्तीय आपातकाल।
हमारे संविधान में ना वित्तीय आपातकाल, अभी भारत में तो कृपा से वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। फाइनेंस इमरजेंसी मतलब जब अकाल पड़ जाता है, राजा के पास खुद पैसा नहीं है या देश के पास खुद पैसा नहीं है तो अकाल पड़ जाता है। तो ऐसे ही मोहनचंद के शासनकाल में भी अकाल पड़ गया था, राजमहल का पूरा कोष पूरा धन खाली हो रखा था, तो राजा ने जनता पे कर लगाया मांगा कर। मांगा राजा ने, माँ से मांगा और माँ से मोहनचंद ने ये कर स्टार्ट किया था कि यार पैसा दे दो, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, राजमहल में कोष नहीं है। तो मांगा कर किसने लगाया? मोहनचंद ने लगाया। इमरजेंसी आवश्यकता पड़ने पर यह कर लगता है। इसके बाद ये मिझारी होना चाहिए, मिझारी, मझरीनी, मिझारी। अब हम देखते हैं आगे। तो राखिया कर, राखिया कर कब लगता था? जनेऊ संस्कार कराने पे। तो जनेऊ संस्कार अगर कोई कराता था, आपको पता ही होगा, हिंदू धर्म के अगर आप होंगे तो जनेऊ संस्कार कराते समय भी एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था राखिया कर। मिझारी कर लगता था कामगारों पर लगने वाला कर, कामगारों पर लगने वाला कर, लगने वाला, कामगारों पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो कामगारों पर लगने वाला जो कर था उसका नाम था मिझारी कर। ठीक है, यह ध्यान में रखना। और हम आगे जाके एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि ग्रुप सी के पे, कामगार बोलो तो शिल्पकार, जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं, तांबे का काम कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, तो बेच रहे होंगे। अब बेच रहे होंगे तो पैसा कमा रहे होंगे, अब पैसा कमा रहे होंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कामगार या शिल्पकारों पर कौन सा कर लगता था? मिझारी कर लगता था, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आगे मैं आपको लिखाऊंगा भी। एक पॉइंट आता है 36 रकम 32 कलम में, पेपर में भी आ रखा है। तो 36 रकम और 32 कलम कुमाऊं में टोटल 68 प्रकार के कर लगते थे। हमें 68 प्रकार के कर नहीं पढ़ने, हमें ये इंपॉर्टेंट कर पढ़ने हैं जो मैंने आपको ये लिखा दिए हैं 2 स्लाइड में, आप इन्हें याद करिएगा। मगर इन करों को बाद में चंद को ख़त्म करने के बाद, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, कौन आ जाते हैं? गोरखा। गोरखा तो चंदों को मार देते हैं, तो गोरखा नया टैक्स सिस्टम लगाते, और गोरखा नए कर लगाते। मतलब चंदवंश के कुछ कर थे जनता पे, और चंदों को मार के तो गोरखा आ गए, तो गोरखाओं ने अपने वाले टैक्स लगाने ना, गोरखा नए नए कर लगाते, गोरखाओं का सिस्टम अलग है भाई। तो गोरखा चंदों द्वारा लगाए जाने वाले करों को फिनिश कर देते हैं और खुद के नए नए कर लगाते हैं, न्यू न्यू टैक्स लगाते हैं। तो जो मिझारी कर है, इस कर को गोरखा भी लगाते थे। तो ये वाला जो कर है ये गोरखाओं द्वारा भी क्या लिया जाता था? लिया जाता था, राइट। तो निम्न में से ऐसा कौन सा कर है जिसे चंदवंश वाले राजा भी लेते थे और गोरखाओं के राजा भी लेते थे? तो कौन सा कर है? मिझारी कर है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तांड कर, तो तांड कर लगता था बुनकरों पर लगने वाला कर, बुनकरों पर, बुनकरों पर लगने वाला कर, बुनकरों पर लगने वाला कर। बुनकरों पर लगने वाला कर का मतलब क्या है? आपने सर्दियों के टाइम पे देखा होगा कि हमारी माताएं बहनें 2-2 सीके लेके और ऊन से कुछ ना कुछ बनाती रहती है, ऊन से कुछ ना कुछ बनाती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है। मतलब दोनों ने 2022 में जो स्वेटर बनाई होगी बुन बुन के, 2023 की ठंडियों में उस स्वेटर को फाड़ेंगे और उससे फिर नया 2024 के लिए बनाएंगे, फिर 2024 में उसको पहनेंगे जनवरी फरवरी में, उसके बाद रख देंगे अक्टूबर नवंबर के दिसंबर में, ऐसा दोबारा उससे बना देंगे। तो बुनकरों में, तो जो बुनकर होते थे सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र के बुनकर, ये कपड़ों को बेचते थे, कपड़ों को बेचते थे तो पैसे कमाते थे, और राजा को लग रहा है तो ये पैसे कमा रहे हैं तो राजा उस पर भी टैक्स लगा देता था। तो सूती वस्त्र के बुनकरों पे या ऊनी वस्त्र के बुनकरों पे लगने वाला कर कौन सा था? टांड कर। हिलियानी अधूल कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिलियानी अधूल कर इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये लगता था सड़कों की मरम्मत पर, सड़कों की मरम्मत पर। जैसे कि हम उत्तराखंड में रह रहे, पौड़ी गढ़वाल में रह रहे, और हम तो पर्टिकुलरली कोटद्वार में रह रहे, खासकर मैं, आप लोग कहाँ से हो ये तो भगवान जाने, ठीक है। तो कोटद्वार में दुगड्डा के बीच में रोड टूटी थी तो बहुत बुरे हाल थे। बीच में जब भी बीच में बरसात पड़ रही तो उत्तराखंड में इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो राजा महाराजा के टाइम पे होता ना, तो अगर अब रोड टूट गई थी तो अब रोड को बनाना था तो राजा पहले टैक्स लेता था कि तभी मैं रोड को बनाऊंगा। जैसे रोड टूटी तो हमने देखा होगा यहाँ की रातों रात बिल्डोजर काम करने लग जाता था, पीडब्ल्यूडी ऑफिस काम करने लग जाती थी, पीडब्ल्यूडी के वर्कर काम करने लग जाते तो रोड बन जाती थी। मगर राजा महाराजाओं के टाइम पर रोड टूटती थी ना, तो रोड की मरम्मत के लिए भी जनता से टैक्स लिया जाता था, उसको बोलते थे हिलियानी अधूल कर।
अगला कर है भाग कर। मेरे प्यारे दोस्तों, भाग कर लगता था घराटों पर लगने वाला कर, घराटों पर लगने वाला कर। घराट, घराट आप सबको पता है घराट क्या होता है? पानी से चलने वाली चक्कियाँ। अभी तो हम बिजली से चक्कियाँ चलाते हैं, मगर राजा महाराजाओं के टाइम पे या हमारे पापा दादा के टाइम पे या कहीं कहीं तो घराट अभी भी जिंदा है। नदियों के सामने चक्की बनाई जाती थी जो पानी से चलती थी, उनको बोला जाता था घराट। और जिसके घराट होते थे, लोग चक्की में जाते रहेंगे पिसाने के लिए, वो पैसा कमाता था, वो पैसा कमाता था तो राजा टैक्स लेता था। तो भाग कर किस पे लगता था? घराटों पे लगने वाला कर। मौकर, मौकर प्रत्येक परिवार पे लगने वाला कंपलसरी कर, प्रत्येक परिवार पर लगने वाला कंपलसरी कर। कि गांव में जितने परिवार होंगे हर एक परिवार टैक्स देगा। हर एक परिवार का जैसे वर्तमान में राशन कार्ड होता है ना, तो ऐसे उस समय हर एक परिवार क्या देता था? टैक्स देता था। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में कनिष्ठ के पेपर में आ चुका है, कूद कर। तो ध्यान रखिएगा, रकम के बदले, रकम के बदले दी जाने वाली अनाज, दी जाने वाला अनाज। मतलब आप पे टैक्स लगा, आपने देने मुझे 100 रुपये, तो आपने 100 रुपये नहीं दिए, आपने 2 कुट्टे गेहूं दे दिए। तो राजा उस समय टैक्स लगाता था ना, नगद के रूप में, धन के रूप में। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, वो पैसे की जगह क्या दे देते थे? अनाज दे देते थे। ये क्वेश्चन रिसेंट में कनिष्ठ के पेपर में पूछा भी जा चुका है। मतलब आजकल नरेंद्र मोदी जी बोला मैं, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम वो देते हैं ना, इनकम टैक्स, सरकार को टैक्स देते हैं। तो मतलब मैंने जैसे सरकार को बहुत रुपए कमाता हूँ तो सरकार को टैक्स देना है, तो मैंने इस बार का इनकम टैक्स नहीं पे किया और उसकी जगह क्या किया? 2 कट्टे चावल दे दिए, क्योंकि मेरे गाँव में चावल ज़्यादा होता है। तो मतलब धन के बदले दिया जाने वाला अनाज, तो धन के बदले दिया जाने वाला अनाज वो क्या कहलाता था? कूद कहलाता था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रशासन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। आगे क्या लिखा है? ये तो हमने गांव को समझा था, सयाना, बूढ़ा, कोटाल, प्रहरी, होपफुली याद भी होगा। चंदवंश की प्रमुख शब्दावली, कर हमने पढ़ लिए हैं। इन करों के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे चंदों के शासनकाल में, वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है वो समझते हैं। पहला है चौपदार। चंद वंश में ये चौपदार क्या काम करता था वो देखते हैं। आप ऐसा इमेजिन करो, राजा महाराजा शिकार खेलने जाते थे तो उसके बाद धनुष होता था, बाण होता था, पीछे से कटार होती थी, ढाल होती थी, वो बाण रखने का तरकस होता था। तो राजा कुछ ढोता नहीं था, तो राजा का सामान ढोने वाला एक साथ साथ में चलता था। राजा को जब धनुष बाण पकड़ना होता था, मांगता था, चलाता था, छोड़ता था, बाकी उसको देता था, वो ढोता था। जैसे आपने देखा होगा ना, अमीरों का खेल होता है एक, क्या बोलते हैं उसे, जिसमें एक बॉल होती है, डंडे से मारना पड़ता है, गोल्फ। तो गोल्फ में मारने वाला मार के चले जाता है, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, सबसे बड़ा ग्राउंड गोल्फ का ही होता है। तो छोटी सी गाड़ी में बैठ के चले जाता है, उसके पीछे पीछे एक और होता है, उसका बोझा ढोता रहता है। तो ये क्या है? राजा के निजी, निजी तो नहीं बोलेंगे, मगर क्या बोलेंगे? राजा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ढोने वाला, राजा के द्वारा यूज की जाने वाली वस्तु को ढोने वाला, ढोने वाला। तो राजा जिन चीज़ों को यूज़ करेगा उनको ढोने के लिए तो कोई चाहेगा ना, राजा खुद तो कंधे में लग के जाएगा नहीं, उसको बोलते चौबदार। सेजाली, राजा की निजी, निजी बोले तो यहाँ पे आएगा निजी वाला पॉइंट, पर्सनल। राजा की निजी वस्तु, राजा की कोई चीज़ ऐसी होगी जो पर्सनल यूज की होगी, तो निजी वस्तु का संरक्षण करने वाला अधिकारी। मतलब राजा की कोई पर्सनल चीज़ की यूज़ है, जैसे हमारे पर्सनल चीज़ की यूज़ हमारे कपड़े होते हैं, हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, तो ये चीज़ हमारी पर्सनल है। तो मेरी पर्सनल चीज़ें जो होंगी जिसका यूज़ सिर्फ मैं ही करूँगा, उसके लिए भी एक अधिकारी नियुक्ति किया था कि तूने इनकी केयर करनी है। और वो तो क्या था? बोझा ढोने वाला था, राजा की पर्सनल चीज़ों को ढोने वाला। ये ध्यान में रखिएगा। सीराकोट, सीराकोट चंदवंश में एक कुख्यात जेल थी। सीराकोट चंदवंश में एक कुख्यात जेल थी। और चंदवंश की ये जेल कहाँ पे थी वर्तमान में? तो चंदवंश की जो ये जेल थी मेरे दोस्तों, ये थी आपका पिथौरागढ़ में।
और मैंने आपको पढ़ाया भी राजा दीपचंद की मृत्यु कहाँ हुई थी, इसी जेल में हुई थी। तो चंद्रवंश का कौन सा राजा जिसकी मृत्यु जेल में हुई थी, वो था दीपचंद, उसकी मृत्यु यहीं हो गई थी। ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जिन्होंने चंद्रवंश मुझसे पढ़ा होगा उनको पता होगा ये क्वेश्चंस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार आप जाके देख लीजिएगा। परिव्राजक, परिव्राजक क्या था चंद्रवंशों के शासनकाल में, तो ये थे गुप्तचर। चंद्रवंशों के शासनकाल में परिव्राजक गुप्तचर थे। पौरी बनरा विश्व क्या था, ये था शूद्र जनता। शूद्र जनता ना बोल के आप इनके लिए ये भी बोला जा सकता है सामान्य जनता। तो सामान्य जनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो सामान्य जनता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, पौरी 15 विश्व। एक क्लास पॉइंट आ गया थात। थात क्या होती थी, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, थात का अर्थ होता था भूमि, और इसके बाद एक चीज़ आता था थातवान। तो थातवान होता था भूमि का मालिक। थातवान किसे बोलते थे, भूमि का मालिक। अब जैसे मैं हूँ, मेरी बहुत सारी ज़मीनें कोटद्वार में, तो मैं उस ज़मीन में खेतीबाड़ी करता ही नहीं हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लाल पानी साइड मेरी ज़मीन है, तो वहाँ मैंने लाल पानी के लोगों को ही बोल दिया कि मेरी ज़मीन में तुम काम कर लो। तो कुछ लोग मेरी ज़मीन में खेतीबाड़ी करते हैं और सालाना जो भी आटा चावल होता है कुछ ना कुछ मेरे घर पहुंचा देते हैं। इतनी सारी ज़मीन में उसमें खेती नहीं करता था। तो जिसके पास भूमि ज़्यादा होती थी उसको थातवान कहते थे। तो अपनी भूमि में तो खेतीबाड़ी करता था, किसी और को दे देता था खेतीबाड़ी करने के लिए। और मेरी ज़मीन में कोई खेतीबाड़ी कर रहा तो मुझे बदले में कुछ तो देगा, या तो पैसे देगा या तो अनाज देगा। तो इसीलिए यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और निकल के आती है, और वो टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, एक टर्मिनोलॉजी है सिरतान। आप यूकेपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, पुराना वाला नायब तहसीलदार के पेपर में आया था, तो ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। ये था सिरतान। और एक और टर्मिनोलॉजी मिलती है, उसका मतलब है खाएकर। तो खाएकर क्या था, अनाज प्लस कर। अगर मैं आपकी भूमि में खेतीबाड़ी कर रहा हूं और मैं आपकी भूमि में खेतीबाड़ी कर रहा, तो आपकी ज़मीन में कर रहा, तो आपको कुछ तो देना है। तो मैं क्या करता था, आपकी खेती में चावल उगा रहा था, तो उस चावल को क्या करता था, आधा चावल मैं खुद खाता था, अपने परिवार को पालता था, और आधा चावल आपको दे देता था, क्योंकि ज़मीन आपकी है। तो उसको बोला जाता था खाया कर। जो किसी दूसरे की भूमि में खेती करने के बाद आधा खुद खाता था और आधा कर दे देता था, टैक्स दे देता था आधा उन्हीं को, मालिक को, उन्हें बोला जाता था खाए कर। ठीक है। और समटाइम भूमि में अनाज अच्छा नहीं हुआ तो उस साल में मालिक को तो दे नहीं पाऊंगा अनाज, क्योंकि अच्छा नहीं हुआ, तो उस साल में क्या दे देता था, नगद रुपए दे देता कि इस बार यार आटा चावल हुआ नहीं, मालिक को क्या देना, इस बार पैसे दे देते। तो खाएकर क्या था, थातवान की भूमि में काम करने वाले वह लोग जो भूमि से आधी अनाज को तो खुद खाते थे और आधा अनाज को मालिक को या थातवान को दे देते थे कि तुम्हारा भी, तुम्हारी जमीन में काम करे तो भाई तुम्हारा भी हिस्सा। मगर जो ये सिरतान होते थे, ये कटवारी, पीसीएस का क्वेश्चन पेपर देखना, ये ओनली ऑन क्या देते थे, नगद कर देते थे। ये ओनली ऑन नगद कर देते थे। नगद कर का मतलब ये है कि मैं आपकी भूमि में काम कर रहा हूँ, मैं कितना भी उगाऊंगा वो सब मेरा है, तो ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए। तो हम आपकी भूमि में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको नगद कैश दे देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी उगाऊंगा वो मेरा है, मैं आपको उगाई हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं दूंगा, मतलब अनाज नहीं दूंगा। तो सिरतान ओनली क्या देता था, नगद कर देता था। खाएकर नगद कर नहीं देता था। खाएकर क्या देता था, अनाज के रूप में कर देता था। सम टाइम कंडीशंस आने पे यह नगद देता था, अदरवाइज क्या देता था, अनाज उगाता था, आधा खुद खाता था, आधा मालिक को दे देता था। मगर ये सब कुछ उगा के खुद ही रखता था। ये मालिक को क्या देता था, रुपए देता था, मनी देता था ये मालिक को। तो इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोला जाता है सिरतान। सिरतान के रहता था। तो आज हमने चंद्रवंश का प्रशासन पढ़ा, और चंद्रवंश का प्रशासन में हमने देखा कि सबसे बड़ा राज्य, मंडल, देश, परगना, गरखे, गांव, उनके मालिक पढ़े, चंदों के कर पढ़े, चंदों की शब्दावली पढ़ी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामों में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप इनको समझ लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं ख़त्म, चंद्रवंश करते हैं ख़त्म। चंद्रवंश के रिगार्डिंग पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं। होपफुली जो मैंने लिखा या पढ़ाया है उनसे कुछ क्वेश्चन तो छूटा नहीं है, बट फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी दिन चंद्रवंश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो छूटे वाले क्वेश्चनों को मैं उस दिन कराने की कोशिश करूँगा। बाकी चंद्रवंश आपने इतना भी पढ़ लिया तो
गारंटेड है, कोशिश यही है मेरी कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा ना होगा, लगभग आपको सारा लिखा ही दिया गया होगा। फिर भी कुछ छूट गया होगा तो आपको से माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी पंवार वंश की। तो हम नेक्स्ट क्लास में पंवार वंश को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए।